नमस्ते। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन क्या है, किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या काम करता है। साथ में हमने देखा था कि दो प्रकार के तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन भी हमने देखा था कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा, फैट, मिनरल्स, वाटर, है ना, उनके यूजेस वगैरह के बारे में और उनकी सारी प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो ये जो हमारी क्लास है, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो एएनएम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जो कर्मचारी बोर्ड या आरपीएससी से एग्ज़ाम होंगे, जो एएनएम की परमानेंट भर्ती राजस्थान में आने वाली है, उसी के आधार पर हमने ये क्लासेस जो हैं वो स्पेशली एएनएम के लिए अभी फोकस किया है। तो इन सारी क्लासेस में हम ये देखेंगे, पहले हम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इन्हीं टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के हिसाब से उनके बारे में भी हम क्वेश्चंस की क्लासेस अलग से लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन जो है बहुत बार हमने सुना है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन के बारे में हमने कल भी बताया था। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन की। प्रोटीन जो है वो मुल्डर नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1838 में, ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है भाई, मुल्डर मुल्डर ने 1838 में प्राणियों और वनस्पति के उत्तकों में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस प्रोटीन जो है ना, वो कौन सा कंपाउंड का है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का प्रोडक्ट है ना। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आती है जिसमें प्रोटीन, है ना। तो इस पृथ्वी पर अगर हमारे शरीर की अगर वृद्धि एवं विकास हुआ है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन। तो प्राणियों और वनस्पतियों में इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स है या फिर जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनके टिश्यूज में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, उसके लिए ये नाम जो है वो सुझाया था मुल्डर ने। याद रखने लायक बात है, क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में प्रोटीन का आश्रय होता है प्रथम महत्व, इट मीन्स फर्स्ट इंपॉर्टेंस, है ना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो प्रोटीन का आशय है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो पहला पोषक तत्व जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है वो है हमारा प्रोटीन, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पोषण का मूल तत्व प्रोटीन होना इसकी पुष्टि करता है। इट मीन अगर हमारे शरीर का हमें पोषण करना है तो उसका जो मूल तत्व है वो है प्रोटीन, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होती है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है और ये टूटता है प्रोटीन, और प्रोटीन अगेन टूटता है ना। प्रोटीन के बारे में हम और आगे बताएंगे कि ये कैसे टूटता है, इसकी क्या फिजियोलॉजी है, बॉडी में कैसे वर्क करता है, आगे आने वाले वीडियोज में उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यह परिवर्ती मात्राओं में इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर या गंधक से बनी होती है। तो प्रोटीन जो है ना वो इन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है और ये वेरीफाइंग अमाउंट में, मतलब प्रोटीन के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनमें कुछ कुछ मात्रा में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और गंधक, मतलब सारे कंपोनेंट कुछ कुछ मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटीन में फास्फोरस और लोहा, आयरन भी पाया जाता है ना। फास्फोरस भी पाया जाता है और लोहा भी पाया जाता है, और यदा कदा अन्य तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो प्रोटीन कौन सा कंपोनेंट है, नाइट्रोजन युक्त एक जटिल कार्बनिक यौगिक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन जो है वो मेनली किस प्रोडक्ट से बना हुआ है, ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसके अंदर वेरीफाइंग अमाउंट में क्या क्या पाया जाता है, इसमें से हो सकता है 4 ऑप्शन दे दें, 4 ऑप्शंस में उपरोक्त सभी फोर्थ वाला दे दें, है ना। या फिर इसमें हो सकता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम दे दें। उपरोक्त में से कौन सा प्रोटीन का नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक के अंदर मौजूद प्रोडक्ट नहीं है, है ना, ऐसा भी आता है। तो उसमें 3 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन कोई और दे देंगे, कैल्शियम दे देंगे, मैग्नीशियम दे देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, मानव शरीर में लगभग 20% जो वेट होता है ना वो प्रोटीन का होता है, क्योंकि भाई प्रोटीन जो है उसी से ही हमारी कोशिकाएं, हमारे उत्तक, हमारे मसल्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन का हमारे डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जैसा हमारे घर के चलाने में हमारे माता पिता का रोल होता है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए प्रोटीन का भी रोल होता है। तो यह जीवन की प्रक्रियाओं के लिए, मतलब हमारी जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, उन वाइटल एक्टिविटी में हमारी लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह बायोकेमिकल, बायोफिजिकल या फिजियोलॉजिकल क्रिया, मतलब रासायनिक, जैव भौतिकी और दैहिक क्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन से बहुत सारे एंजाइम भी बनते हैं हमारे शरीर में, है ना। जैसे आपने एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो पेप्सिन एंजाइम का नाम सुना होगा, टाइलिन एंजाइम का नाम सुना होगा, है ना। तो ये एंजाइम एंजाइम इट मीन्स, आपको पता होगा एंजाइम क्या होते हैं। यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं उत्प्रेरक, है ना। एंजाइम जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उस प्रक्रिया को जल्दी से संपूर्ण करते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर हम देखें कि हमारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक में अगर हमारा पाचन अवशोषण की प्रक्रिया अगर हो रही है, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम का अपना अपना अलग अलग रोल होता है ना। तो ये एंजाइम अगर हमारे उस प्रोसेस में नहीं होंगे तो आज खाया हुआ खाना लगभग 7-8 दिन बाद पचेगा। तो एंजाइम किसी भी प्रक्रिया में एकदम वृद्धि करते हैं, उस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने का काम जो है वो एंजाइम करते हैं। तो ये जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस हो, बहुत सारी ऐसी, जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे एंजाइम्स का निर्माण होना हो, वो एंजाइम जो है वो हमारे बॉडी में, चाहे वो हार्मोनल एक्टिविटी में भाग ले, चाहे वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भाग ले, उसमें ये बायोकेमिकल प्रोसेस में काम में आता है। बायोफिजिकल्स में हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, फिजियोलॉजिकल में सेल्स टिश्यूज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इन सारी क्रियाओं में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का एक ऐसा भाग, है ना, जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मेटाबॉलिज्म, है ना। अब ये जो प्रोटीन है, ये इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, चयापचय की प्रक्रिया जब होती है, तो ये अपनी छोटी यूनिट में कन्वर्ट होता है ना, सबसे छोटी यूनिट। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है कि प्रोटीन जो है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड्स। मतलब प्रोटीन जब टूटता है, देखो नाइट्रोजनस कंपाउंड से प्रोटीन आता है, वहां से ये टूटता है, और टूटने के बाद सबसे फाइनेस्ट, सबसे छोटी जो श्रृंखला इसकी होती है, जो हमारे शरीर में जाकर फाइनली एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो एमिनो एसिड्स के रूप में होते हैं। तो प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयों से, जैसे हम हमारे शरीर की अगर एक क्रियाविधि देखें, प्राथमिक इकाई देखें, फंक्शनल यूनिट देखें, तो वो क्या होती है, सेल होती है ना, कोशिका होती है। अब कोशिका से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम बनता है। वैसे ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, है ना, तो जैसे ये सेल है वो छोटी यूनिट हो गया, तो प्रोटीन की भी छोटी यूनिट हमारी एमिनो एसिड्स होती है ना। तो जैसे मैंने ये बताया, हम आगे जो ह्यूमन बॉडी के जो चैप्टर होंगे उसमें हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे सेल है, सेल जो है बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, है ना। बहुत सारे टिश्यू जो हैं वो किसी ऑर्गन के लिए काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं हार्ट के मायोकार्डियल जो मसल्स है उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स हैं, उसके जो टिश्यूज हैं वो हार्ट की जो क्रियाविधि है उसका काम करते हैं। फिर वो कंप्लीट मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन मिलकर पूरा सिस्टम का निर्माण करता है। वैसे ही ये प्रोटीन जो है वो भी एक बड़ा रूप है, जैसे ये सिस्टम है वैसे। और वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जैसे हमने बताया, और फिर फाइन लास्ट में जाकर ये एमिनो एसिड में टूटता है। तो एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम एमिनो एसिड कहते हैं। और ये प्रोटीन हमारे पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। एमिनो एसिड जो है ना, प्रोटीन के पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। और ये एमिनो एसिड एक दूसरे से, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लाइक यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि एमिनो एसिड जो है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। बहुत आपने 9-10 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। अलग अलग बॉन्ड होते हैं, ईस्टर बॉन्ड होते हैं, है ना, अल्कोहल बॉन्ड होते हैं, OH ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से कौन सी
बॉन्ड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एमिनो एसिड जो है वो एक दूसरे से किससे बॉन्ड होते हैं, या फिर ये भी आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन से आवश्यक पोषक पदार्थों में मौजूद होता है। तो हमें ध्यान में रखना है एमिनो एसिड जो है वो छोटे छोटे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन की छोटी इकाई एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन रिवर्सिबल हैं, है ना। देखिए इस मतलब इतने पोर्शन में हमने कम से कम 4 से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन बना लिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया अपने साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठे, ताकि इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लिख सको एग्जाम की तैयारी के हिसाब से। तो मानव शरीर में लगभग 24 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। कितने? 24, है ना। तो ये एमिनो एसिड हमारे शरीर की सारी क्रियाविधि जो है, सारी प्रोसेस है, उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठीक है, एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, है ना, जिसको हम कहते हैं अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। एक होता है सेकंड टाइप जो है वो अनावश्यक एमिनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एसेंशियल की अगर हम बात करें तो इन एमिनो एसिड का शरीर के द्वारा पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं होता है, अनिवार्य का। तो जब पर्याप्त मात्रा में इसका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है तो हम इन्हें प्राप्त करते हैं भोजन से, है ना। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे कि भाई एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके ये जो प्रकार हैं, इन सब का अपना अपना शरीर में क्या क्या रोल है, उसके बारे में भी हम 1-2 क्लास के बाद ही चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा जो एएनएम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जितना कंपोनेंट दे रखा है उस कंपोनेंट को कवर कर रहे हैं, उसके अंदर जो सब टॉपिक बनेंगे उसका भी हम अलग से क्लासेस लेंगे। तो इन्हें भोजन से ही हमें प्राप्त करना होता है, जो अनिवार्य एमिनो एसिड्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हैं, सबसे पहला है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलप्लेलिन, थियोलिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडिन। तो दैट 9 टाइप्स जो यहाँ पर दे रखे हैं एमिनो एसिड्स के, वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स के पार्ट हैं, है ना। सबके अलग अलग अपने अपने रोल हैं, सबका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है, सबके रिसोर्सेज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सेकंड जो है वो है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसको हम अनावश्यक एमिनो अम्ल भी कहते हैं। इन एमिनो एसिड का जो संश्लेषण है वो शरीर के भीतर, संश्लेषण इट मीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना, है ना। तो ये हमारे शरीर के अंदर होता है, मतलब इसमें हमें भोजन पर निर्भर करना पड़ता है इन आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए। लेकिन जो अनावश्यक एमिनो अम्ल है या नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल, उनके लिए हमें भोजन पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, ये हमारी बॉडी जो है वो खुद ही जनरेट करती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से? आर्गिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सेरेनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, एलेनिन, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपको जो बच्चे भी ये तैयारी कर रहे हैं आवश्यक और अनावश्यक में, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। जैसे देखो ल्यूसिन है, ल्यूसिन के साथ में हमें सेकंड इसका दूसरा जो भाई है उसको याद, आगे आइसो लग जाएगा, आइसोल्यूसिन, 2 नाम तो ऐसे ही याद हो गया। ठीक है। अब इसमें तीसरा नाम में आ की मात्रा लगा दो, लाइसिन हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद आ जाएगा मिथियोनिन, थियोनिन, ये दोनों एक जैसे हैं, उनको याद कर लो। फिर आ जाएगा फिनाइन प्लानिन और वेलिन, है ना, इसमें वेलिन है, इसमें फिनाइल प्लानिन। और देखो ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडिन, ये 2 अलग नाम, मतलब इसमें आप 2-2 के जोड़े बना देंगे, ये 3 जोड़े एक साथ एक प्रोनाउंसिएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, इनको सिंगल सिंगल। तो इससे क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम आसानी से याद कर सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया प्रोटीन के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जिसका नाम है एमिनो एसिड्स। तो ये एमिनो एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, है ना। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण की। तो भाई प्रोटीन का जो वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन दे रखा है ना, वो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोटीन की संरचना। भाई प्रोटीन का भी नोमेनक्लेचर जब किया गया था तो उसका स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। तो उस स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण 3 भागों में इन्होंने बांटा है।
जो पहला है वो है साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। ये प्रोटीन केवल एमिनो एसिड से ही बनी होते हैं, मतलब इसमें एमिनो एसिड के अलावा और किसी कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता है। जैसे एल्बुमिन है ना, एल्बुमिन जो है वो हमारे शरीर में होता है, ग्लोबुलिन्स, प्रोटामिन्स, हिस्टोन्स, ये चार प्रकार साधारण प्रोटीन के हैं और ये प्रोटीन जो है सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से बना होता है। सेकेंड जो अपना पार्ट है वो है कंजुगेटेड प्रोटीन, जिसको संयुक्त प्रोटीन, ठीक है, संयुक्त मतलब एक से अधिक प्रोडक्ट्स के आपस में मिलने से ये बनता है। तो ये वे प्रोटीन है जो किसी नॉन प्रोटीन अणु से जुड़े रहते हैं, मतलब इसमें एक अणु, दो अणु है इसमें, है ना, दो अणु हैं, तो उसमें एक अणु तो प्रोटीन का ही होता है प्लस दूसरा अणु गैर प्रोटीन का पाया जाता है, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन, आप यहां देख रहे हैं हीमोग्लोबिन। अब इसमें जो हीम है ये है आयरन का भाग और जो ये ग्लोबिन जो है वो है प्रोटीन का भाग। इट मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, संयुक्त जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, तो ये वो प्रोटीन जो किसी गैर प्रोटीन, तो यहाँ पर गैर क्या हो गया, हीम मतलब आयरन हो गया, है ना, साथ में म्यूसिन हो गया, है ना, म्यूसिन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना और प्रोटीन होता है। फिर लाइपो प्रोटीन, लाइपो में लाइपो जो वाला पार्ट है वो लिपिड मतलब फैट का भाग है और पीछे वाला जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, हीमोग्लोबिन हो गया, म्यूसिन हो गया और लाइपोप्रोटीन हो गया। तो ये किसका भाग है, संयुक्त प्रोटीन के पार्ट हैं। तो संयुक्त प्रोटीन में एक अणु प्रोटीन का रहेगा, एक अणु जो है वो गैर प्रोटीन का रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट डिराइव्ड प्रोटीन, है ना, उत्पादित, जिसको देखो बहुत सारी अपने जो मेडिकल फील्ड में या हम एएनएम, जीएनएम, बीएससी जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत सारा कंपोनेंट हमको याद करना है, विशाल समुद्र है, लेकिन इसको याद करने की एक टेक्निक होती है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें उनके नाम से, शब्दों से ही क्लियर हो जाती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस शब्द के पीछे क्या शब्द लग रहा है और उसका क्या काम है। अगर ये हमको समझ में आ गया, जैसे हम बीमारियों में पढ़ते हैं ना आइटिस, आइटिस शब्द, किसी भी शब्द के पीछे आइटिस लगता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, है ना, क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो अब इसके आगे किसी अंग का नाम लग गया, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, तो गैस्ट्राइटिस, स्टोमाटाइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टोमक का इन्फ्लामेशन, स्टोमाटाइटिस मतलब ओरल कैविटी का इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस मतलब गम का इन्फ्लामेशन, है ना। तो इस लेरिंजाइटिस मतलब लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन, आइटिस इट मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, मतलब जिसको हम कहते हैं प्रदा, है ना, संक्रमण का जो नेक्स्ट स्टेज होती है। तो उत्पादित प्रोटीन के बारे में हम आते हैं, ये प्रोटॉन्स पर अम्ल और क्षार, इसको हम बोलेंगे क्षार या एल्केलाइंस, ताप मतलब हीट, एंजाइम की क्रिया से उत्पन्न। तो ये प्रोटॉन्स पर एसिड, एल्कलाइन, हीट, एंजाइम की क्रिया से उत्पन्न, मतलब उत्पादित प्रोटीन कैसे पैदा होते हैं, या तो एसिड से बनते हैं, या फिर क्षार से बनते हैं, या हीट से बनते हैं, या एंजाइम की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। जैसे पाचन एंजाइम की प्रोटीन पर क्रिया से मैंने बताया था पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। तो ये तीन प्रकार हमारे प्रोटीन के जो हो गए। सबसे पहला संरचना के आधार पर, जिसमें साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और उत्पादित प्रोटीन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है वो है गुणवत्ता के आधार पर, मतलब पहला तो संरचना के आधार पर कि वो किन किन संरचनाओं से बने, दूसरा जो है वो क्वालिटी, कि भाई इनकी क्वालिटी क्या है। तो एमिनो एसिड की उपस्थिति के आधार पर प्रोटीन्स को, अब इसमें क्या है, एमिनो एसिड हमने बताया प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हर प्रोटीन के पार्ट में एमिनो एसिड तो रहता ही है। तो एमिनो एसिड की प्रेजेंस के बेस्ड पर प्रोटीन को निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है जैविक रूप से पूर्ण, जिसको बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकली कंप्लीट है प्रोटीन। तो एक प्रोटीन को जैविक रूप से पूर्ण कहा जाता है यदि इसमें मानव आवश्यकताओं के लिए सभी आवश्यक एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो भाई अगर मानव की आवश्यकता, हम मैंने कल बताया था आपको कि हमारे बॉडी को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है
है ना, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो हमारा है, 1 ग्राम पर केजी जो हमारा बॉडी वेट है, उसके आधार पर हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो माना कि जैसे मेरा वजन 60 केजी है, कितना है, 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम मतलब मुझे 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो मेरी बॉडी की आवश्यकता पूरी होंगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मानव की आवश्यकताओं के लिए सभी आवश्यक एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हो। भी हमने पढ़ा ल्यूसीन वगैरह, लाइसिन वगैरह, ठीक है। तो वो एमिनो एसिड इसमें पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो इसे फर्स्ट कैटेगरी प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन भी कहा जाता है। उदाहरण, सभी प्रकार के जो जंतु उद्गम प्रोटीन्स, जैसे ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, अंडे, दूध, मछली, है ना। तो जैविक रूप से कंप्लीट किसी भी क्लास का पर्सन, व्यक्ति, समुदाय वो आसानी से इसको प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि दूध वगैरह सब पीते हैं, अंडे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रोटीन की इस क्वालिटी को प्राप्त कर सकता है। सेकंड, बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट। तो इस प्रकार के प्रोटीन में एक या अधिक आवश्यक एमिनो एसिड की कमी होती है, मतलब इसको सेकंड कैटेगरी, मतलब इसके रिसोर्सेज जब हम लेंगे, जैसे वनस्पति प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे दालें वगैरह हो गई, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो वनस्पति प्रोटीन्स हो गई, तो उसमें कंप्लीटली एमिनो एसिड नहीं रहेंगे, मतलब कुछ कुछ जो हैं, जैसे लाइसिन होगा तो हिस्टिडीन नहीं होगा, है ना। तो ऐसे कंपोनेंट जो हमने अभी पढ़े थे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, तो उनमें उनकी कमी रहेगी। तो एक दो फैक्टर की जहां कमी होगी, तो इसकी कैटेगरी क्वालिटी के आधार पर जो है वो अलग कर दिया है ना। अभी मार्केट में जैसे हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, है ना, हमने क्रीम ली, ग्लो एंड लवली, ठीक है। तो ग्लो एंड लवली की कीमत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, उसी के नाम का फ्लो एंड लवली बना देते हैं। तो वो सेकंड कैटेगरी हो गया उसका, है ना। उसी कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी और हो गया, जैसे हम ठंड के दिनों में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बड़ा डब्बा आता है, छोटा डब्बा आता है, और उससे छोटा आता है। तो क्वालिटी के आधार पर उनमें क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे होती है। तो भाई यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, जैविक रूप से अपूर्ण जो बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट प्रोटीन है, इसमें एक या अधिक आवश्यक एमिनो एसिड की कमी होती है, इसलिए इसको हम, इसमें तो पूरा होता है, और ये सभी वर्ग के जो लोग हैं उनको इजीली ये प्राप्त कर सकते हैं। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से दूध मिल जाता है, अंडे मिल जाते हैं, वो अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनकी प्रोटीन की प्राथमिक जो इकाई है वो तो इनसे पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो सेकंड क्लास प्रोटीन होता है, उसमें कंप्लीट हमें प्रोटीन के कंपोनेंट मिलते नहीं है, ठीक है। तो ये गुणवत्ता के आधार पर, तो ये दो क्लासिफिकेशन है, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा गुणवत्ता के आधार पर। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, कि भाई हमें सोर्सेस कहाँ से, हमें ये प्रोटीन जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमें प्राप्त करने चाहिए। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है एनिमल सोर्सेस, मतलब जंतु स्रोत, मतलब जंतुओं से प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट हम जो खाने पीने में यूज़ करते हैं, उनसे हमें जो प्रोटीन मिलता है, जैसे दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन पाया जाता है, पनीर हो गया। अब ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो दूध से बनते हैं, अंडा हो गया, मछली, मांस, इनमें प्रोटीन पाई जाती है। जंतुओं में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल उपयुक्त मात्रा में होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था बायोलॉजिकल कंप्लीट, उसमें हम जंतु स्रोत का उपयोग करते हैं, मतलब सारे आवश्यक एमिनो एसिड जो हमें भोजन से लेने पड़ते हैं, वो हम आसानी से एनिमल सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं। तो अंडे की प्रोटीन उच्च जैविक मान, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, एवं अच्छी तरह से उसका पाचन हो जाने के कारण एक अच्छी खाद्य प्रोटीन, मतलब अंडा जो है वो प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्सेज माना गया। अगर बाकी जो कंपैरिजन में अगर हम देखें, मिल्क प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो एग है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। सेकंड जो हमारा सोर्सेज है ना, एनिमल हो गया। सेकंड जो हमारा सोर्सेज है प्रोटीन का जिससे हम प्राप्त करते हैं वो है वनस्पति स्रोत, जिसको हम वेजिटेबल सोर्सेज भी कहते हैं। हमने यहाँ पर सारणी भी जो है वो बना रखी है। वनस्पति प्रोटीन कहाँ मिलता है हमको, अनाज में, मतलब वेजिटेबल सोर्सेज मतलब जो प्लांट है जहाँ से हम ये प्रोटीन प्राप्त करते हैं, तो अनाजों में, दालों में, तिलहन में, जिनमें तेल वगैरह जो निकलते हैं, कास्ट फलों में, नट्स जो होते हैं वो, है ना, जैसे बादाम वगैरह हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो वेजिटेबल सोर्सेज से हमको प्राप्त होती है, वनस्पति से प्राप्त होती है।
तो वनस्पति प्रोटीन में क्या होता है, जैसे हमने पहला देखा जो जंतु प्रोटीन है, उनमें और इसमें क्या अंतर है भाई, उनमें आवश्यक एमिनो अम्ल जो हैं उनकी कमी नहीं होती है ना, इनमें कमी होती है। तो हमने जो क्लासिफिकेशन क्वालिटी के आधार पर देखा था कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो ये जो सोर्सेज है इसको सेकंड क्लास प्रोटीन या द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन भी कहा जाता है। कल ही हमने बात की थी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बारे में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बारे में। तो भारत जैसे विकासशील देशों में हमारे डाइट में मुख्य रूप से अनाज एवं दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं चाहे वो गरीब वर्ग से हो, है ना, तो उन लोगों के लिए मतलब ये कंडीशंस होती है कि भाई प्रोटीन हम अगर कुछ स्पेशल रिकमेंडेड करते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए खाने के लिए क्या रह जाता है, अनाज और दालें। तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही रिसोर्सेज है, तो इसीलिए वेजिटेबल सोर्सेस को यहाँ पर सेकंड क्लास प्रोटीन कहा गया है, क्योंकि ये लगभग भारत में सभी वर्गों की थाली में हमको ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं और हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। अब यहाँ पर एक सारणी दे रखी है कि हमने कुछ फूड ग्रुप बना रखे और उसमें प्रोटीन की मात्रा ग्राम पर 100 ग्राम, है ना। जैसे अंडे 12 तो 14 ग्राम के अंदर अगर अंडे हमारे पास हो तो उनकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो 100 ग्राम है। मीट, फिश, लीवर है, उनका 18 to 20 ग्राम में 100 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मिल्क 3.5 से 4 ग्राम में हमें 100 ग्राम। अनाज एवं ग्वार बाजरा 6 to 14 में हमें 100 ग्राम में ये जो है वो आसानी से ये एक्वायर्ड हम कर सकते हैं। तिलहन एवं गिरी, ऑयल सीड्स एंड नट्स, दालों में भी 18 to 24, है ना, पर 100 ग्राम। तिलहन एवं गिरी इसमें भी 18 to 40 ग्राम। और जो ताजी सब्जियां, पत्ते वाली और कंदमूल वाली जो फ्रेश वेजिटेबल होती है इसमें 1 से 1.5 मतलब पर 100 ग्राम में हमको ये क्वांटिटी देखने को मिलती है। अब प्रोटीन के कार्य क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रोटीन के आवश्यक कार्य है, ठीक है। हमने पहले ही कल ही जो नेक्स्ट लास्ट जो हमारा वीडियो था आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनमें बताया था कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास का जो कार्य है वो करता है। तो प्रोटीन का मुख्य जो कार्य है ना। अब हम बात करते हुए प्रोटीन क्यों जरूरी है, हमारा भोजन का एक मुख्य आवश्यक तत्व है और ये प्रोटीन मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व। हमने इसके इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था कि भाई प्रोटीन हमारे शरीर का प्राथमिक तत्व है जो हमें किसी भी हालत में चाहिए। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं है तो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास जो है वो रुक जाएगा, है ना। तो इसका काम क्या है, ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग, पहला विकास एवं शरीर निर्माण। तो प्रोटीन मानव शरीर के विकास एवं वृद्धि में सहायक पोषक तत्व है। मतलब हमारी जो वृद्धि एवं विकास, हम 0 से लेकर अभी तक जितने भी बड़े हैं वो किसके बदौलत, हमने हमारे डाइट में प्रोटीन को ऐड किया है। तो यह तत्व शरीर की कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत का भी कार्य करता है। साथ में मूत्र, इट मीन्स यूरिन, बाइल के अलावा शरीर के सभी उत्तक या फ्लूइड प्रोटीन से हमारे बने हुए होते हैं। अब जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बात की, है ना, सेकेंड टाइप का जो संयुक्त प्रोटीन है उसका भाग है हीम प्लस ग्लोबिन। तो ये हमारे फ्लूइड्स में मतलब ब्लड में मिलता है। शरीर में बहुत सारे उत्तक होते हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मांसपेशियां, अंग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, त्वचा, बाल, कोलेजन, इनमें भी मुख्य भाग प्रोटीन का होता है। मतलब यहाँ से सेल, टिश्यू, फ्लूइड, मसल्स, ऑर्गन सब आ गए। तो शरीर के हर भाग में प्रोटीन होता है, क्योंकि शरीर के एक भी भाग ऐसा नहीं है, जैसे ये पूरा शरीर है इसमें ऐसा नहीं है कि हाथ में प्रोटीन नहीं होगा बाकी में होगा तो हाथ का डेवलपमेंट रुक जाएगा, नहीं। शरीर की एक एक सिंगल सेल्स में प्रोटीन मौजूद रहता है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बॉडी के हर पार्ट का समानांतर होता है। इसलिए इसका जो पहला कार्य है वह है विकास एवं शरीर का निर्माण। दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब ये जो कोशिकाएं बनती है, कल मैंने आरबीसी के बारे में आपको बताया था, उसकी लाइफ साइकिल 120 डेज होती है। तो भाई जब बनती है तो वो बिगड़ती भी है, तो नई कोशिकाओं का भी निर्माण करना होता है ना। कुछ कोशिकाएं घायल हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है या फिर संक्रमण की अवस्था हो जाती है, तो उसमें उसकी मरम्मत भी हमें करनी पड़ती है। तो प्रोटीन जो है ना वो मानव शरीर का निर्माणकारी घटक है, मतलब वो बनाने का कार्य करता है। तो शरीर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, शरीर के विकास एवं मरम्मत कार्य करने के लिए, मतलब शरीर की कोशिकाओं का, उत्तकों का, मसल्स का विकास करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
ठीक है। तो मांसपेशियों की सेहत, मसल्स, जो लोग जिम जाते हैं है ना, उनके बल्ले शल्ले बढ़ते हैं, वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन भी वो लेते हैं, पनीर खाते हैं, दूध पीते हैं, तो उससे उनकी मांसपेशियों का विकास होता है, तो वो प्रोटीन की बदौलत होता है। नई कोशिकाएं भी बनती हैं, इनकी मरम्मत कार्य के लिए प्रोटीन, जब कोशिकाएं कोई घायल हो गई है, इंजर्ड हो गई है, तो उनका रिपेयरमेंट का काम भी प्रोटीन ही करेगा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले, जो मतलब हमारे मसल्स हैं, उनसे हड्डियों को जोड़ने वाले जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं टेंडन। और हड्डियों से एक दूसरे को जोड़ने वाली एक महीन पट्टी जिसको हम कहते हैं लिगामेंट का बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और कनेक्टेड होने के लिए क्यों? क्योंकि जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूँ, तो लिखने के साथ साथ मेरी बोन, मेरे टेंडन, मेरे लिगामेंट, मेरे मसल्स, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो उसके लिए भाई प्रोटीन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार हमें अंदरूनी चोटें लगती हैं, इन्फेक्शन होता है, या फिर उनका सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो उस समय प्रोटीन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको रिपेयर करके नई सेल को रिप्लेस कर देता है ना। प्रोटीन जो है वो बालों को भी पोषण देती है, भाई बालों में भी प्रोटीन पाया जाता है। बहुत सारे लोगों के बचपन से ही जिनकी प्रोटीन की कमी होती है ना, उनके बाल एकदम गोल्डन कलर के हो जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, तो उनमें प्रोटीन की कमी होती है। नाखून को भी मजबूत बनाती है, जो नेल्स हमारे होते हैं वो अगर हमारे मजबूत हैं, इट मीन्स हमारे बॉडी में प्रोटीन का लेवल अच्छा है। और हमारी स्किन की चमक जो है वो भी बनाए रखने का कार्य प्रोटीन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट जो है वो हार्मोन्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हार्मोनल एक्टिविटी जो होती है प्रोटीन को, तो प्रोटीन जो है वो हार्मोनल एक्टिविटी को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है इंसुलिन हार्मोन। अब आपको पता होगा इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से बनता है ना। इंसुलिन हार्मोन हमारे अग्नाशय ग्रंथि से बनता है, मतलब हमारे पेनक्रियास, पेनक्रियास है ना, जो हमारे क्या करता है, इंसुलिन ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ना। जो लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, थायराइड हार्मोन जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है, तो ये हार्मोन जो हैं उनके निर्माण में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर प्रोटीन नहीं है तो ये हार्मोन, अब देखो वृद्धि विकास कैसे रुक जाता है। थायराइड हार्मोन T3, T4, TSH, ये हार्मोन हमारी बॉडी में वृद्धि एवं विकास की जो क्रिया है उसको संपादित करते हैं। थायराइड को हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करती है। तो हार्मोनल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास जो है वो रुक जाएगा। और वो सारी चीजें किससे बिलोंग करती हैं? प्रोटीन से बिलोंग करती है। ठीक है। दूसरी बात जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने वाली जो कोशिकाएं होती हैं या जो तत्व होते हैं उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। जो बाहर से आने वाले प्रतिजन या एंटीजन है उनके खिलाफ लड़ने का काम, मतलब ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की आर्मी है जो बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ने का काम करती है। तो प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो एंटीबॉडीज बीमारियों एवं संक्रमणों से हमको बचाने का काम करती है। अब संक्रमण एवं बीमारी हमें किससे होती है? या तो वायरल इन्फेक्शन होगा, या बैक्टीरिया होगा, या प्रोटोजोआ होगा, या फंगल इन्फेक्शन होगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारक है जो बीमारियां पैदा करते हैं, तो उनसे बचाने का काम एंटीबॉडीज करते हैं। और एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है भाई? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन के ये कार्यों में ये भी आ गए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, वहन एवं संग्रहण। तो प्रोटीन के कुछ अणु मतलब मॉलिक्यूल्स का प्रमुख वाहक होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, है ना। अब मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में अभी बताया था। हीम प्लस ग्लोबुलिन कहाँ होता है? आरबीसी में होता है ना। एक तरीके का ये पिगमेंट होता है, जैसे हमने कल बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल होता है ना, जो क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, जो सोलर एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड प्रोड्यूस करने का काम करता है। वैसे ही हमारे ब्लड में जो आरबीसी का कलर है ना, जो रेड होता है ना, वो भी हीमोग्लोबिन के कारण, इसलिए वर्णक, जिसको हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में वर्णक होता है, तो ये भी एक प्रोटीन का पार्ट है जो ऑक्सीजन को, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में, अब इसकी पूरी एक प्रोसेस है जो हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है हमारे लंग्स में, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाता है। तो भाई हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और बाइंड करके
और ये मिलता कहाँ है, हमारे लंग्स में। हम सांस लेते हैं ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की जो हमारी प्रोसेस होती है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उस अंतःश्वसन एवं निःश्वसन, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे नोस्ट्रिल से, लैरिंग्स से, ट्रेकिया से, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर क्या होती है, ब्लड की कैपिलरीज होती है, तो कैपिलरीज के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है और इसके अंदर मौजूद जो CO2 है वो बाहर जाती है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर जुड़ती है और फिर वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है, आवश्यक पोषक तत्व, उनको भी वो सप्लाई करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कुछ अणुओं के संग्रहण का कार्य, जैसे फेरेटिन, फेरेटिन भी एक प्रोटीन है जो लीवर में आयरन का स्टोरेज करता है, क्योंकि आयरन हमारा ब्लड को बनाने का काम करता है ना। और आयरन जो है हमने अभी बताया, हीम जो है वो आयरन का ही पार्ट है। तो भाई आयरन अगर हमारी बॉडी में अगर स्टोरेज का काम करता है, वो फेरेटिन करता है, और फेरेटिन किसका भाग है, प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ऊर्जा भी देता है प्रोटीन, है ना। यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी की पूर्ति ना हो तो प्रोटीन ऊर्जा का, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बन रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से बन रहा है कि भाई हमारा जो 1 ग्राम प्रोटीन है उससे 4 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है ना। तो प्रोटीन अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में एनर्जी को भी रिलीज करने का काम करता है। तो जब कभी हम देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, विराट कोहली की जो डाइट पैटर्न है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, वो अपनी डाइट में प्रोटीन यूज़ करता है, क्योंकि देखो प्रोटीन से भी एनर्जी हमको काफ़ी हद तक मिलती है। हम 9 दिन के नवरात्रि के फास्ट कर रहे हैं, 1 महीने के रमज़ान का फास्ट कर रहे हैं, है ना। तो उस फास्ट में हम ज़्यादा कुछ खाना खाते नहीं है, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में क्या करती है, धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करती है। तो अगर 1 ग्राम प्रोटीन से अगर हमें एनर्जी मिलती है तो वो कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। फिर आगे फंक्शंस में हम देखते हैं एंजाइम। एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है। तो रासायनिक प्रक्रिया, मैंने अभी आपको बताया एंजाइम के बारे में कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में अगर चल रही है तो उसको एकदम फास्ट चलाने का काम कौन करता है, एंजाइम करते हैं, है ना। तो एंजाइम भी एक प्रोटीन का ही भाग, मतलब प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। फिर है प्लाज्मा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो हमारे शरीर में वाटर बैलेंस बनाए रखने का और ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे सेल्स के अंदर होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो बॉडी में जैसे वाटर बैलेंस, ब्लड के अंदर आपने देखा होगा तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये ब्लड सेल्स जो होती है वो होती है सॉलिड शेप, सॉलिड में, और ये होता है लिक्विड, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड। तो ये इनको अपने अंदर डाइल्यूट कर लेता है, इसको अंदर मिक्स कर लेता है। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है, तो उसमें ब्लड के अंदर से यूरिया, यूरिक एसिड प्लाज्मा में डाइल्यूट होते हैं, तो वो प्लाज्मा उतना माइनस हो जाता है। तो भाई जितना हम जो पानी पी रहे हैं उससे जो वापस प्लाज्मा बन रहा है, प्लाज्मा में वैसे 99% वाटर होता है, वो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो प्लाज्मा में तब्दील हो जाता है और वो वापस ब्लड में जो है प्लाज्मा उस बैलेंस को वापस मेंटेन करके रखता है। तो गर्भावस्था में भ्रूणीय विकास, फीटल डेवलपमेंट, जो जिनके मतलब डिलीवरी हुई है ना, जो बच्चे को दूध पिला रहे माता, लैक्टेटिंग मदर, है ना, उनके दुग्ध स्त्रवण काल में दूध का निर्माण करना भी भाई प्रोटीन की उसमें भी आवश्यकता होती है। हमने कल ही बताया था कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको हम एक्स्ट्रा प्रोटीन देते हैं, और जो लैक्टेटिंग मदर होती है जिनके बच्चे का जन्म हुआ, जिनके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर उनका बच्चा है, उनको भी हम ज़्यादा प्रोटीन देते हैं, क्योंकि माँ के अलावा उनका जो पोषण जो है वो बच्चे को भी उनको देना होता है। तो गर्भावस्था या लैक्टेटिंग पीरियड में भी प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है। अब आपने इस संस्था का नाम सुना होगा, कोविड-19 में ICMR, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये एक ऐसी संस्था है
जो हमारे हेल्थ फील्ड में बहुत सारे डाटाज हैं, रिसर्च करके जारी करती है ना। बहुत सारे ये जैसे पोषक तत्व हैं, उनकी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, एक व्यक्ति को कितना लेना चाहिए, ये सारे आंकड़े जो हैं वो रिसर्च करके ये जारी करते हैं। तो जिनका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सन 1989 में एक वयस्क भारतीय के लिए 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम, है ना, 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम लेने की अनुशंसा की है। तो कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई प्रोटीन की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको किसने रिकमेंडेड किया था, कौन सी संस्था ने रिकमेंडेड किया था। तो हम ये लिख सकते हैं ICMR। कब किया था? 1989 में, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप कॉपी और पेन लेकर इन क्लासेस को देखते समय देखेंगे तो इनको नोट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हो। आपके कंपटीशन एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत काम में आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और कैटेगरी जो है पर्टिकुलर दे रखा है कि भाई अलग अलग हमने ग्रुप यहाँ पर बांट दिए, मैन, वुमन, इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडोलिसेंट सबका, ठीक है। सामान्य कार्य है उनका 55 किलोग्राम एवरेज अगर वेट है तो उनको पर ग्राम, तो उनको पर ग्राम पर केजी जो है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना है। तो उनका 55 किलोग्राम है तो उनको कितना प्रोटीन लेना है? 55 ग्राम प्रोटीन उनको चाहिए। अब वुमन की हम बात करें जिनका वजन 45 किलोग्राम, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, तो उनको भी सेम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना है। तो उनका हो जाएगा 45 ग्राम। अब अगर कोई गर्भावस्था में लेडीज है जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है तो उनको पर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जैसे सपोज गर्भावस्था में किसी औरत या लेडीज का 50 किलो वजन है तो उनको हम क्या करेंगे प्लस 15, इट मीन्स 65 ग्राम जो है वो हम उनको प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और लैक्टेटिंग मदर अगर है तो उनको एक्स्ट्रा हमें 25 ग्राम देना है। तो सपोज अगर 50 केजी अगर वजन है किसी महिला का तो उनको 25 प्लस करके 75 ग्राम प्रोटीन उनकी रिक्वायरमेंट हो जाए। क्यों? गर्भावस्था में बच्चे का भ्रूणीय विकास चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लैक्टेटिंग मदर को मिल्क सिक्रीशंस के लिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, उसमें भी प्रोटीन का बहुत रोल होता है, तो उसमें हमें 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन देना है। अब देखो इन्फेंट, बच्चा जैसे ग्रोइंग एज में होता है उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, 0 से 3 महीने तक 2.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमको देना है ना। अब जैसे किसी बच्चे का वजन जो है, किसी बच्चे का वजन जैसे 2 किलो हो, है ना, तो 2.3 ग्राम पर केजी, तो इसका जस्ट हम डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 ग्राम। अगर किसी बच्चे का 3 to 9 मंथ में 1.8। अब ये जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम आ जाएगी। 9 to 12 में 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो ये आंकड़े जो है ना इसको आप नोट करके रख लेना। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं कि जैसे किसी बच्चे का वजन 7 किलोग्राम है और वो 9 to 12 मंथ के बीच का है, तो उसको हम कितना प्रोटीन जो है वो रिक्वायर करेंगे। तो भाई 9 to 12 मंथ में 1.5 ग्राम है और उसका जो वजन जो है वो 7 है, तो 7 into 1.5 हम यहाँ पर करेंगे। उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें वो प्रोटीन को मल्टीप्लाई करके उसकी प्रोटीन की सही क्वांटिटी हमको लिखनी है। बच्चे जो 1 से 3 वर्ष, जो प्री स्कूल एज के बच्चे होते हैं ना, उनको 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है। 4 to 6 जो स्कूल एज में जाते हैं उन बच्चों को 1.56 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जैसे उनका वजन मान लो कि 4 से 6 वर्ष में 22 ग्राम हो जाएगा। एक एवरेज यहाँ पर निकाला। 7 to 9 में 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको 33 ग्राम प्रोटीन देना है। और 9 to 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जैसे 40 ग्राम प्रोटीन उनको प्रोवाइड करना है। और जो एडोलिसेंट बच्चे हैं, है ना, स्पेशली जो लड़के लड़कियां 13 से 15 वर्ष के बीच में हैं उनको 55 ग्राम, है ना। और 13 से 15 वर्ष में जो लड़कियां हैं उनको 50 ग्राम। और 16 से 18 वर्ष में जो लड़कियां हैं उनको 60 ग्राम और लड़के जो हैं उनको 50 ग्राम जो है वो प्रोटीन हमको प्रोवाइड करना। तो ये सारणी से रिलेटेड भी अप्लाइड क्वेश्चन वजन वगैरह आपको देकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गर्भवती महिला का वजन 50 किलो है तो उसको हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी देनी होगी। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोटीन का पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम एमिनो एसिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे
आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट करें, और कोई क्वारीज हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाली क्लासों में आपके कमेंट को हम प्रायोरिटी देकर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।